हेलो मेरे जिगर के छल्लो, कैसे हो आप सभी दोस्तों। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक शानदार वीडियो जिसके अंदर अपन बात करेंगे एसएससी सीजीएल की पहली शिफ्ट। अपन जो आपका एग्जाम हुआ था 9 तारीख 9वें महीने 2024 को, उसकी पहली शिफ्ट का सॉल्यूशन मैं आपको करवा चुका हूँ। आज अपन बात करेंगे उसकी 9 तारीख की सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको कि मैं आपको कंप्लीट 36 की 36 शिफ्टों का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा, और वो भी डिटेल्ड और स्मार्ट सॉल्यूशन यानी कि पीपीटी के माध्यम से आपको कंप्लीट सॉल्यूशन विथ डिटेल में करवाया जाएगा। आगे आप मेरा पहला वीडियो देख ही चुके हो, आगे भी आपको इसी तरह कंप्लीट डिटेल में आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट प्रैक्टिस आपकी यहीं पे हो जाएगी, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस। और आपके नंबर यानी कि 25 क्वेश्चनों में से 20 से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट के पास आप पहुंच जाओगे। तो दोस्तों बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहले क्वेश्चन के साथ दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि रुद्रदामन का निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख शुद्ध संस्कृत में रचित प्रारंभिक भारत का पहला शाही शिलालेख है। तो दोस्तों अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो देखा है, उस शिफ्ट में भी रुद्रदामन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। उसका आंसर था कि वो क्वेश्चन था, वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा। तो इसका आंसर आप ही बताना क्या हो जाएगा, गिरनार शिलालेख। तो कौन सा, गिरनार, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बात करते हैं अपन कि भारत के अंदर क्या है, विदेशियों जो प्राचीन भारत था यानी कि प्राचीन एंशियंट हिस्ट्री में विदेशियों का आक्रमण हुआ था भारत के दौरान, ठीक है। तो फॉरेन इन्वेजन इन द पोस्ट मौर्यन इंडिया यानी कि जो मौर्योत्तर का भारत में विदेशियों का आक्रमण हुआ था। तो कभी कभी आपके एग्जाम में इनका क्रम पूछ लिया जाता है कि पहले जो विदेशी आक्रमण पहले किसने किया था, उसके बाद में कौन, उसके बाद में कौन, उसके बाद में कौन। तो सबसे पहले आपको भारत पर विदेशी आक्रमण किया गया था इंडो ग्रीक द्वारा। उसके बाद में शकों ने आक्रमण किया था, उसके बाद में पार्थियन ने, और उसके बाद में कुषाणों ने भारत पर आक्रमण किया था दोस्तों। तो ये क्रम आपको याद होना चाहिए, हिंद यूनानी शक पहलव और कुषाण। पार्थिव को आप पहलव भी बोल सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था शक वंश के बारे में, तो इसी को अपन रिवाइज करते हैं कि जो आपका शक डायनेस्टी है उसका फाउंडर है राजा मोह या मोगा प्रथम, ठीक है। उसके बाद में मैंने बताया था कि शकों में आपको एकमात्र राजा याद करना है, रुद्रदामन फर्स्ट। और उसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। देखो दो क्वेश्चन आए हैं रुद्रदामन यानी कि शकों से, तो वो कौन से, रुद्रदामन से ही आएंगे, ठीक है। तो रुद्रदामन का कार्यकाल आपको पता होना चाहिए, 130 से लेके 150 एडी के बीच में इसका कार्यकाल रहा था भारत के अंदर, ठीक है। और इसने एक शिलालेख लिखा था, उसका नाम क्या था, गिरनार शिलालेख, या फिर उसे जूनागढ़ शिलालेख भी बोला जाता है। किसके द्वारा लिखा गया था, यह रुद्रदामन प्रथम द्वारा ही लिखा गया था, ठीक है। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इस अभिलेख के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, वो कौन सा है दोस्तों आपका, कि इसका जो ये किस प्रकार का अभिलेख था। तो ये एकमात्र जो आपके प्राचीन भारत के अंदर है ना, विशुद्ध संस्कृत का एकमात्र शाही शिलालेख है, किसमें, प्रारंभिक भारत या प्राचीन भारत का। तो देखो यही क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि ऐसा आपको ध्यान में रखना है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। यही क्वेश्चन आपके अगले शिफ्ट में पूछा गया जा चुका है, ठीक है। तो ये कोई मैंने पहले ही आपको बताया था। आप देखो नेक्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन भी आ गया है, तो मैं आपको करवाऊंगा, वही एग्जामिनर आपके क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। तो इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। जो आपके विदेशियों का आक्रमण हुआ था भारत के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आए थे, इंडो यूरानी शक पहलव कुषाण आए थे, ठीक है। उसके बाद में आपके कौन आया था, यानी कि जो शक डायनेस्टी। देखो ये आपके सीजीएल 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है कि सुदर्शन झील की विस्तृत जानकारी। तो सुदर्शन झील के बारे में विस्तृत जानकारी किसमें दी गई है आपकी, ये रुद्रदामन जो गिरनार शिलालेख है जूनागढ़ का, उसी में आपकी सुदर्शन झील के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके अभी पहले वाली शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 2। चटगांव शस्त्रागार छापा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में चलाया गया था। तो दोस्तों आपका ये चटगांव है ना, शस्त्रागार छापा है ना, ये आपके उत्तर प्रदेश में किसके द्वारा, सूर्यसेन द्वारा चलाया गया था। इसको किसने चलाया था, सूर्यसेन ने चलाया था, ठीक है। दोस्तों आगे बात कर लेते हैं कि ये चटगांव शस्त्रागार छापा, जो चटगांव आर्मरी रेड थी, वो थी क्या वाकई में, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या था, इसको चटगांव विद्रोह भी बोला जाता है। आपको ध्यान में रखना है कि चटगांव विद्रोह आ जाए या फिर चटगांव आर्मरी रेड पूछ लिया जाए। कब हुआ था ये, 18 अप्रैल 1930 को हुआ था। किसके नेतृत्व में, सूर्यसेन ने इसका नेतृत्व किया था। ये बंगाल प्रेसिडेंसी यानी कि बंगाल के चटगांव में पुलिस और सहायक शस्त्रागार पर छापा मारने का प्रयास था।
तो कहाँ पे हुआ था ये? बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था। नेतृत्व किसी ने किया था? सूर्य सेन ने किया था। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों दिया गया है कि अरबी, फारसी और इस्लामी कानून को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मदरसा कोलकाता में मदरसा कब खोला गया था? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका जब ये यानी कि किसके लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में खोला गया था। कब खोला गया था? यह आपका दोस्तों ये खोला गया था आपका यह आपका खोला गया था 1781 के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखो इसके बारे में, कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब हुई थी? 1781 में वॉरेन हेस्टिंग द्वारा की गई थी। ये मुस्लिम कानून और संबंधित विषयों के अध्ययन के लिए की गई थी, यानी कि इसका स्थापना वॉरेन हेस्टिंग द्वारा कलकत्ता मदरसे की स्थापना 1781 में की गई थी। तो दोस्तों मैं अभी आपको बताना चाहूंगा, जो आपने आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन आएगा, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ पहले। जो आपका दिल्ली सल्तनत है उसके जितने जो डायनेस्टी हुई थी दिल्ली सल्तनत काल में, 5 मुख्यतः डायनेस्टी आई थी, यानी कि मुख्य 5 राजवंश आए थे। तो उनको याद करने का तरीका बताता हूँ। सख्त शाह लोंडा, तो ये अपनी क्या है? सख्त शाह लोंडा। ऐसे ऐसे हो जाएगा आपका। स्लेव डायनेस्टी पता होना चाहिए, स्लेव या फिर गुलाम वंश, जिसका कार्यकाल 1206 से 1290 ईस्वी तक था। एच से हो जाएगा आपका खिलजी वंश। ठीक है, 1290 से लेके 1320 तक इसका कार्यकाल था। 1320 से लेके 1414 तक आपका तुगलक वंश था। टी से हो जाएगा तुगलक वंश। 7 से हो जाएगा आपका सैयद वंश, जिसका कार्यकाल 1414 से लेके 1451 के बीच में था। और लास्ट शासन था दिल्ली सल्तनत पे किसका? लोधी वंश का, 1451 से लेके 1526 में। आपको बताया 1526 में इब्राहिम लोधी को बाबर ने पराजित करके पानीपत की प्रथम लड़ाई में मुगल साम्राज्य की स्थापना कर ली थी। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो ये क्वेश्चन था, उसकी ट्रिक थी क्योंकि खिलजी वंश से रिलेटेड था, उसमें कोई बताने लायक ज्यादा नहीं था, तो मैंने वहां पे ऐड कर दिया कि यहाँ पे मैं आपको खिलजी वंश के बारे में कंप्लीट बता दूं और दिल्ली सल्तनत के बारे में वहां पे बता दूं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है कि 1307-8 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिणी अभियान किस क्षेत्र में था? पहला साउथ यानी कि साउथ इंडिया पर पहला अभियान कब वो किया था? 1307-8 ईस्वी में किया गया था अलाउद्दीन खिलजी खिलजी द्वारा। तो इसने कहाँ पे किया था? ये किया था आपका देवगिरी के अंदर। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा देवगिरी। अब देखो इसके जो साउथ इंडिया पे आक्रमण किया था उनकी लिस्ट देख लेते हैं, कब कब इसने आक्रमण किया था। तो देखो 1307 ईस्वी में रामचंद्र देव जहाँ देवगिरी का शासक था वहां पे इसने आक्रमण किया था, और इसकी सेनापति कौन था? मलिक काफूर था। ठीक है, 1307 में। उसके बाद में इसने 1309 में मलिक काफूर द्वारा ही प्रताप रुद्रदेव जो काकतीय वंश के थे वारंगल पर अटैक किया था, और उसके बाद में इसने मलिक काफूर ने 1310 में द्वार समुद्र पर अटैक किया था। वहाँ के शासक होयसल वंश के वीर बल्लाल दृढ़ थे। तो ये तीनों आपको पता होने चाहिए, जो यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण के जो अभियान थे उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं खिलजी वंश के बारे में। आपके एग्जाम में खिलजी वंश से रिलेटेड क्या क्या पूछा जाता है? तो दोस्तों मैंने अभी आपको टाइम बताया था दिल्ली सल्तनत का, उसमें सेकंड रूलर था गुलाम वंश, के बाद में कौन आए थे? खिलजी डायनेस्टी आई थी। ठीक है, तो खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था दोस्तों? जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। कौन था आपका? जलाउद्दीन फिरोज खिलजी, यह आपको पता होना चाहिए। इसने कैपिटल किसको बनाई थी? किलोकरी को अपनी कैपिटल बनाई थी। ठीक है, गुलाम वंश के टाइम में लाहौर थी। ठीक है, और इसने अपनी कैपिटल किलोकरी में बनाई, लेकिन इसकी 1296 में हत्या कर दी गई थी। इसका जो भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, दामाद और भतीजा था कौन? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। ठीक है, और यानी कि खिलजी वंश में आपको सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट कौन है? आपका खिलजी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड दोस्तों आपको 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका बचपन का नाम पूछा जाता है, तो बचपन का नाम हो जाएगा अली गुरसास। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में पूछा जाता है टाइटल, इनको इसने अपने आप को सिकंदर ए सानी की उपाधि से नवाजित किया था, यानी कि अपने आप को सिकंदर ए सानी की उपाधि ग्रहण की थी। इसने कौन सी हुलिया और दाग प्रथा सिस्टम चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, आपको पता होना चाहिए। द सिस्टम ऑफ कैश पेमेंट टू द सोल्जर, यानी कि सैनिकों को नकद भुगतान देने की प्रणाली किसने चलाई थी? वो आपकी चलाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। सेना को स्थायी यानी कि स्थायी परमानेंट आर्मी किसने रखी थी? आपकी अलाउद्दीन खिलजी ने। और इनके द्वारा कुछ यानी कि ऐतिहासिक स्थलों का निर्माण करवाया गया था, उनके बारे में भी पूछा जाता है कि हजार खंबा महल किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। और सिरी का किले का निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने।
तो आपको इतना अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत के किस राज्य में जल संचय के लिए कुंड या टंका का उपयोग किया जाता है? किसका? कुंड या टंके का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो कुंड और टंका फेमस है राजस्थान का। ये क्या है कि जो भारत के अंदर प्राचीन वाटर रिजर्व हार्वेस्टिंग प्रणालियाँ थी, यानी कि वाटर को रिजर्व करने के लिए जो पहली आदिम काल की टेक्निक है वो है तो कुंड और टंका, जो काफी की फेमस है राजस्थान में। दोस्तों आइए बात कर लेते हैं अपन। सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखो कुल्ला है, कुल्ला आपकी वेस्टर्न हिमालय का है। देखो ये आप देख लेना। मैं देखो टंका क्या होता है इसमें इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। टंका क्या होता है, राजस्थान में होता है वर्षा जल भंडारण के लिए छतों से जुड़े भूमिगत टैंक। यानी कि इसमें क्या बना देते हैं, टैंक नहीं वो होते कि अपने घर के अंदर, तो वो क्या करते हैं, जो बारिश का पानी आता है उसको उस टैंक में डाल दिया जाता है, और जैसे जहाँ जिन दिनों बारिश नहीं होती वहाँ पे इनको यूज में ले लिया जाता है। तो ये होता है आपका टंका। एरिया आपका तमिलनाडु में होता है। ये भी एक बार यानी कि तालाब टाइप का होता है, प्राचीन टैंक प्रणाली है। कुंड की राजस्थान के अंदर है। कुंड का निर्माण अभी मैं आपको वीडियो यानी कि इमेज के माध्यम से आगे बताता हूँ। देखो अभी यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा, आगे चलते हैं अपन। लेकिन इससे पहले आपको एक छोटी सी बात पता होना चाहिए, आगे की स्लाइड में मैं बता दूंगा इन सभी के बारे में डिटेल में। ठीक है, लेकिन आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एकमात्र ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी फर्स्ट एंड ओनली इंडियन स्टेट टू मैंडेट रूफटॉप रेन वाटर सिस्टम, यानी कि हर घर में अनिवार्य होना चाहिए जो वर्षा का पानी है उसको संग्रहण करना अनिवार्य कर दिया है किसने? तमिलनाडु ने। एकमात्र राज्य है आपका तमिलनाडु। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं जो आपका कुल है क्या क्या होता है कि जो आपका पश्चिमी हिमालय है वहाँ पे ये दोहरा टाइप, राजस्थान में दोहरा टाइप ये क्या है, पानी को एकत्रित कर लिया जाता है और दोहरे के माध्यम से वहाँ पे पानी का यूज में लिया जाता है। तो ये आपका कुल है वेस्टर्न हिमालय में। अब जो खादीन है, खादीन है आपका कहाँ का? जैसलमेर राजस्थान में। खादीन प्रणाली भी राजस्थान के अंदर ही है। इसमें क्या होता है, देखो जो मान लो कोई ऊपर यानी कि सतह है यानी कि पहाड़ी कुछ भी मान लो, वहां से पानी बारिश के दौरान बारिश होती है पानी इकट्ठा हो जाता है, तो वहां पे एक देखो ये रोड बना दी जाती है। कहने का मतलब ये दीवार बना दी जाती है जहाँ पे पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है, और जैसे ही बारिश के दिन नहीं होते वहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी निकाल के अपने यूज के लिए ले लिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी खादी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तीसरी आती है राजस्थान के अंदर ही टंका सिस्टम आता है। देखो ये टंका है, इसे बोलते हैं टंका, यानी कि हौद टाइप का होता है। इसमें जो वर्षा जल आता है वो इकट्ठा कर लिया जाता है, तो बाद में इसको यूज में ले लिया जाता है पानी को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है कौन सा आपका? एरी, जो तमिलनाडु का है। देखो इस टाइप तालाब टाइप का बना लिया जाता है एरी, वर्षा ग्रहण वर्षा जल को संग्रहण करने के लिए। जोहड़ भी आपका राजस्थान में है, ये भी तालाब टाइप का है। ठीक है, उसके बाद में कुंड राजस्थान का। देखो ये है कुंड, यानी कि शस्त्री नुमा, यानी कि जैसे जैसे आप पेड़ियाँ आती है ना सीढ़ी टाइप में से होता है, कुंड में जल को एकत्रित कर लिया जाता है। तो कुंड भी आपका कहाँ का हो जाएगा? राजस्थान। ये क्या है? वाटर रिजर्वे टेक्निक्स है जो प्राचीन काल से चली आ रही है। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं गोविंद जी नरताले निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोविंद जी नरताले आपके मणिपुर इम्फाल में है। ये क्या है? डांस स्कूल है जो कि किसके द्वारा चलाई जाती है? गुरु विपिन सिंह, जो मणिपुरी डांसर है, जो भारत का शास्त्रीय नृत्य है मणिपुरी नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, उसके क्या है फाउंडर, इन्होंने ही गोविंद जी नर्तनालय की स्थापना की थी, जो मणिपुर की राजधानी इम्फाल में स्थापित किया था। ठीक है, तो इतना आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं मणिपुरी डांस के बारे में, जो एक प्रकार का आपका क्लासिकल डांस है दोस्तों। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड आपको बताया कि 8 क्लासिकल डांस है। ठीक है, उनके बारे में मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अभी आप बात करते हैं मणिपुरी से रिलेटेड आए तो मणिपुरी डांस के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मणिपुरी डांस आपका रिलेटेड है वैष्णव धर्म से, यानी कि विष्णु भगवान से रिलेटेड है। इसमें कौन सा यंत्र यूज किया जाता है? पेन्ना यंत्र, यानी कि इसमें काम लिया जाता है मणिपुरी डांस करते हैं तब। अब सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है मणिपुर से रिलेटेड कि लाई हरोबा किससे रिलेटेड है? लाई हरोबा डांस कहाँ का है? मणिपुर राज्य का। ठीक है, तो इसमें जो आपका मणिपुरी डांस होता है इसमें 3 मेजर स्टाइल्स होती है, यानी कि शैलियाँ होती है। सबसे पहले 1 नंबर की शैली आती है आपकी लाई हरोबा, उसके बाद में संकीर्तन आता है, और तीसरा आपका रासलीला। तो इन तीनों का आपको पता होना चाहिए, मणिपुरी डांस से रिलेटेड है।
यानी कि लाइयर होगा संकीर्तन रासलीला कहीं पे भी आ जाए तो आपको मणिपुर ऑप्शन में टिक कर देना है बिना सोचे समझे, ठीक है। अब देखो, अब इसमें जो आपका कोई व्यक्ति जो डांस करता है वो डांस भी करता है और गाना भी गाता है, दोनों काम एक ही करता है, तो उसे बोला जाता है पोंग चोलेम बोला जाता है। अब इस डांस के दो मुख्य भाग होते हैं मणिपुरी डांस के, एक तो होता है आपका जागोई, एक होता है चोलेम। जो फीमेल करती है उसको तो बोलते हैं जागोई, और जो मेल द्वारा किया जाता है उसको बोलते हैं आपका चोलेम, ठीक है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं कि नागबंद मुद्रा का यूज किस डांस में किया जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका मणिपुरी डांस। और त्रिभंग मुद्रा का पूछा जाए तो वो आपका हो जाएगा ओडिसी नृत्य से रिलेटेड, ठीक है। नागबंद मुद्रा आपकी हो जाएगी मणिपुरी डांस से। अब बात कर लेते हैं कि मणिपुरी डांस जो आपका शास्त्रीय नृत्य है उसके फेमस आर्टिस्ट कौन कौन है। देखो, एक तो आपको पता चल गया गुरु विपिन सिंह, जो कि इसके क्या है फाउंडर है दोस्तों। गुरु विपिन सिंह मणिपुरी डांस के फाउंडर है। सबसे और इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि जावेरी बहनों का संबंध किस डांस से है, तो वो आपका मणिपुरी डांस से है। ये चार सिस्टर यानी कि बहनें थी, दर्शना, नयना, सुवर्णा और अंजना, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, दर्शना, नयना, सुवर्णा और अंजना यानी कि मणिपुरी डांस से रिलेटेड, ठीक है दोस्तों। तो इतना सब कुछ आपको पता होना चाहिए मणिपुरी डांस के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि जो अदर एक्सपोनेंट है यानी कि क्लासिकल डांस के आपको सारे के सारे मेन मोस्ट इंपोर्टेंट यानी कि जो कलाकार है यानी कि डांसर्स है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए मणिपुरी डांस के जितने भी नृत्य हैं इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट उनको याद करने का मैंने ट्रिक बनाया है। इमली और चेरी को बिना नल के निर्मल जल से साफ किए ही लूण डाल दिया। यानी कि कोई भी मान लो जिसने इमली और चेरी को बिना इस नल के निर्मल जल से साफ किए बिना ही लूण डाल दिया, इससे क्या हुआ कि गुरु गुरु के मुंह में नीले चाल बिंब पड़ गए। तो गुरु के मुंह में क्या हो गए, नीले बिंब पड़ गए। दोस्तों इमली से आपको हो जाएगा गुरु अमली सिंह, चेरी से आपका चारू मात्र हो जाएगा, बिना से आपका एलबिनो देवी हो जाएगा, नल से आपका नल कुमार सिंह हो जाएगा, निर्मल से आपका निर्मल मेहता और सविता मेहता, देखो मेहता रूट वर्ड है तो यहाँ पे निर्मल मेहता और सविता मेहता याद कर लेना। साप से आपका श्रुति बंदोपाध्याय हो जाएगा, ढूंढ से आपका अलूना काबुयानी हो जाएगा, गुरु का मुंह यानी कि गुरु अमू भी आपका मणिपुरी डांस से रिलेटेड है, नीलेश्वर मुखर्जी हो जाएगा नीले से, बिंब से आपका बिंबावती देवी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये ट्रिक आपको पता होनी चाहिए जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। गगन नारंग ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। तो गगन नारंग ने आपका कौन से ओलंपिक में जीता था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2012 का लंदन ओलंपिक में गगन नारंग ने क्या जीता था, मेड हिस्ट्री एट द लंदन ओलंपिक सिक्योरिंग ब्रॉन्ज मेडल। यानी कि कौन सा ब्रॉन्ज मेडल जीतकर और किस के फील्ड में जीता था, 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने जीता था ब्रॉन्ज मेडल गगन नारंग, ठीक है। अब ये तो आपका हो गया ओलंपिक से रिलेटेड। मेन मेन ओलंपिक के आपको रिजल्ट पता होने चाहिए, किसने कौन से अवार्ड जीता है, क्योंकि भारत क्या है कम कम मेडल जीती है। तो इससे रिलेटेड देखो 2012 का भी पूछ लिया गया है, तो आपको डीपली पता होना चाहिए ओलंपिक खेलों के बारे में। तो दोस्तों आगे बात कर लेते हैं अपन ओलंपिक गेम के बारे में, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि मॉडर्न ओलंपिक थे इनकी जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी, 1896 में हुई थी। और पहला ओलंपिक खेला गया था एथेंस ग्रीस में खेला गया था। फादर ऑफ ओलंपिक के नाम से जाना जाता है पियरे डे कोबार्टी, जो कि फ्रांस के थे, ठीक है। यानी कि ओलंपिक के फादर कौन थे आपके, पियरे डे कोबार्टी। अब दोस्तों बात करते हैं जैसे ही ओलंपिक हुआ था तो उससे जस्ट 2 साल पहले इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना हो गई थी 1894 में, आईओसी की स्थापना, जिसका हेडक्वार्टर आपका लुसाने स्विट्जरलैंड में है। और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं आपके थॉमस बोक, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ओलंपिक में कब महिलाओं ने भाग लिया, कब भारत में कब ओलंपिक, भारतीयों ने कभी स्टार्ट हुआ ओलंपिक। तो ये क्वेश्चन बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि सबसे पहले महिलाओं ने कौन से ओलंपिक में भाग लिया था, तो सन 1900 में जो ओलंपिक हुआ था उसमें आपका महिलाओं ने भाग लिया था, ठीक है। तो भारत भी ओलंपिक में किस सन में पार्ट किया था, 1900 में ही पार्ट किया था। ओलंपिक खेलों का पहली बार टीवी पे प्रसारण कब हुआ था, 1960 के जो ओलंपिक हुए थे उसी में इनका प्रसारण किया गया था, ठीक है दोस्तों। तो इतना आपको पता होना चाहिए ओलंपिक खेलों के बारे में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पे। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा को पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने और इच्छाओं को पूरा करने के लिए धन्यवाद देने के लिए समर्पित है, ठीक है दोस्तों।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, छठ पूजा। कौन सा हो जाएगा, छठ पूजा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अपन बात करते हैं कि छठ पूजा तो हो गई, लेकिन जो अदर आपके ऑप्शन दे रखे हैं एक बार अपन उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जो आपका मड़ई फेस्टिवल है वो कहाँ का है, आपका छत्तीसगढ़ राज्य का है। ठीक है, मड़ई फेस्टिवल। उसके अलावा जो आपका विश्वकर्मा पूजा है, जो भारत के बहुत विभिन्न विभिन्न राज्यों में है, एक पर्टिकुलर राज्य में नहीं की जाती है आपकी विश्वकर्मा। ज्यादातर जगह वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम, कर्नाटका, इन राज्यों में की जाती है। तो एक स्टेट का नाम नहीं आता, आपके कंप्लीट भारत का आएगा तो ठीक है। उसके बाद में आता है सोरठ सभा। ये भी आपके बिहार में होती है। जो आपकी छठ पूजा है वो भी आपके बिहार राज्य में की जाती है। ठीक है, सोरठ सभा क्या होती है, इसमें क्या है कि जो कन्याओं के पिता है वहाँ पे जो मेला लगता है, सोरठ सभा होती है। वहाँ पे अपने जो पसंदीदा मर्द को यानी कि चुनाव किया जाता है इस सभा में। यानी कि एक वरों का एक, यानी कि इकट्ठा होते हैं वहाँ पे, एक वर को चुना जाता है अपनी कन्या के लिए। ठीक है, अपनी बेटी के लिए। ठीक है, तो वो होती है आपकी सोरठ सभा, कहाँ पे, बिहार में होती है। अब बात कर लेते हैं कि आपको छठ पूजा के बारे में तो पता चल गया। छठ पूजा आपको बताया कि सूर्य भगवान और उनकी पत्नी उषा को समर्पित होता है। छठ पूजा के बारे में आपको पता होना चाहिए। और इससे रिलेटेड एक पूछा जाता है कि उगते हुए और डूबते हुए सूर्य की पूजा किस, तो कहाँ पे की जाती है, तो वो बिहार में छठ पूजा के दौरान ही की जाती है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात कर लेते हैं अपन कि बिहार के मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन कौन से फेस्टिवल है, सेलिब्रेशन एंड फेस्टिवल है, त्योहार कौन कौन से हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखो, ये इतने सारे फेस्टिवल है जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद होना चाहिए। इनको याद करने का तरीका दोस्तों मैं बताता हूँ कि आपको, यानी कि कोई राजस्थानी कॉमेडी देखता होगा, जीत्या और कृष्णा की कॉमेडी आती है। ठीक है, तो उसमें जीत्या चल रहा होता है, तो आपको जीत्या का ध्यान रखना है कि वो जीत्या बिहार जाता है, बिहार से क्या बहू लाने के लिए जाता है। तो जीत्या जाता है क्या करने, सोनपुर मेले में जाता है जीत्या। और वहाँ पे क्या, जो राजा की पुत्री थी कौन, मधुश्रावणी, उसको लेने जाता है जीत्या सोनपुर मेले बिहार में। ठीक है, तो सोनपुर मेला आपका बिहार का, जीत्या फेस्टिवल आपका बिहार का, राजगीर फेस्टिवल आपका बिहार का, मधुश्रावणी फेस्टिवल आपका बिहार का। और तब उसको जब ये राजा की मधुश्रावणी को लेने जाता है तो इसको बोला जाता है कि तू मलमास का युद्ध कर। ठीक है, युद्ध करना पड़ेगा। तो उसने सामा धूल चटा दी, यानी कि सामने वाले को चट्टी का, या सामने वाले को धूल चटा दी। ठीक है, तो उस फिर उसने क्या, छठ पूजा के दौरान अपने कर्मों में क्या, बहू का नाम लिखा लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसको याद करना है। जैसे कि जीत्या क्या जाता है, सोनपुर मेले में जाता है, वहाँ पे राजा की पुत्री मधुश्रावणी थी। ठीक है, तो उस राजा ने बोला कि तुझे मलमास का युद्ध करना पड़ेगा, और और यानी कि सामने से उसको हराना पड़ेगा, कहने का मतलब सामने उसको छठी का दूध याद दिलाना पड़ेगा, तो छठ पूजा हो जाएगा। और फिर तुम अपने कर्मों में बहू ले जा सकते हो, कर्मों में बहू का नाम पा सकते हो। तो इस प्रकार आप बिहार के मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल को याद कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52, जिसके यानी कि वर्ष 1952 में निम्नलिखित में से किसने अमर भोपाली के लिए अपनी आवाज दी, जिसे एक साथ दो भाषाओं में बनाया जा रहा था, उन्हें बंगाली और मराठी दोनों भाषाओं में गाया गया था। तो ये किसका था, किशोर कुमार की जो सॉन्ग था वो था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन, किशोर कुमार। ठीक है दोस्तों, देखो 1952, सॉरी ये, हाँ मन्ना डे थे, किशोर कुमार क्या, मन्ना डे थे, जो 1952 में अमर भूपाली फिल्म के लिए बंगाली और मराठी दोनों भाषाओं में निर्मित किया था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि गर्मियों के महीनों के दौरान प्रायद्वीपीय भारत पर पूर्वी जेट स्ट्रीम किस अक्षांश पर बहती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ये जो आपकी पूर्वी जेट स्ट्रीम होती है, जो आपके भूमध्य सागर से आती है, तो भारत के दौरान ये कब, यानी कि सर्दियों के दौरान भी, लेकिन जो गर्मियों के दौरान होती है तो वो कहाँ पे चलती है, वो 14 डिग्री के आसपास पूर्वी जेट धाराएं चलती है। ठीक है, कितने डिग्री पे, 14 डिग्री के आसपास। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं, इसका आंसर तो हो गया, लेकिन आपके एग्जाम में जो क्लाइमेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। जो आपके क्लाइमेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनकी भारत की जलवायु से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की जलवायु कैसी है। तो आप सभी को बता दूं कि भारत की जलवायु कैसी है, ट्रॉपिकल मानसून, यानी कि उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है किस भारत की। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो भारत की जलवायु है, ठीक है, उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो भारत की जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? सबसे पहला कारक आता है जियोग्राफिकल लोकेशन, यानी कि भौगोलिक स्थिति आपकी जो भारत की जलवायु को, यानी कि भारत कौन सी रेखा पे है, कर्क रेखा पे है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र शीतोष्ण कौन से एरिया में आता है, वो जलवायु को अफेक्ट करता है। इसके अलावा भारत की जलवायु को अक्षांश भी अफेक्ट करता है। हिमालय पर्वत भी जो आपको साइबेरिया की ठंडी हवा से हमें बचाता है, तो ये भी आपकी भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। उसके बाद में रिलीफ हो गया, यानी कि किस प्रकार की आकृति है भारत की, कहाँ ऊंची है कहाँ नीची है, और जो हाइट फ्रॉम द सी लेवल, यानी कि समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है, ये सारी चीजें, और कितनी दूरी पर है, ये सारी चीजें डिपेंड करती है भारत की जलवायु को अफेक्ट करती है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों आपके आगे पूछा जाता है कि जलवायु से रिलेटेड जो भारत, उत्तर भारत में है ना, विंटर सीजन के दौरान जो बारिश होती है ना दोस्तों, वो किस कारण होती है? वो पश्चिमी विक्षोभ या फिर आप जेट स्ट्रीम बोल सकते हो कि इसके इसके कारण होता है। यानी कि जो जो आपको पता होगा कि राजस्थान में इसको क्या बोला जाता है, माउट भी बोला जाता है। यानी कि जो सर्दियों के दौरान उत्तरी पश्चिमी भारत या उत्तर भारत में जो बारिश होती है शीत ऋतु के दौरान, तो उसको क्या बोल, किस कारण से होती है? वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात कर लेते हैं कि जो मानसून ब्रस्ट क्या होता है, यानी कि मानसून प्रोपोस्ट क्या होता है। तो वो क्या होता है कि जो मानसून की शुरुआत होती है तो अचानक भारी वर्षा के साथ होती है, इसी को आपका मानसून ब्रस्ट बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आपको बता दूं कि भारत के अंदर सबसे पहले मानसून कहाँ पे एंटर होता है। तो भारत के अंदर जो मानसून होता है, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है भारत के दौरान, जो जून के फर्स्ट वीक में आता है, वो कहाँ पे आता है? सबसे पहले केरल राज्य में आ जाता है। ठीक है, तो ये भी आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो केरल राज्य में, यानी कि कौन से सप्ताह के अंदर, यानी कि जो मानसून आता है, तो कौन से फर्स्ट वीक ऑफ द जून, यानी कि जून के पहले सप्ताह के दौरान ही यहाँ पे केरल में मानसून की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये अपना क्वेश्चन नंबर 10 था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि किस भाग में गर्म हवा लू चलती है। ठीक है, तो लू कहाँ पे चलती है? ये चलती है आपके उत्तर और उत्तरी पश्चिमी भारत में। अब देखो, क्लाइमेट से रिलेटेड मैंने बता दिया। अब इससे रिलेटेड आगे का ये क्वेश्चन आ गया, इसमें बता देता हूँ। जो आपके क्लाइमेट से रिलेटेड और क्वेश्चन आते हैं वो कौन कौन से हैं। तो दोस्तों ये देख लो, ये क्वेश्चन आते हैं आपके क्लाइमेट से रिलेटेड और कौन से, कि जो आपकी लू होती है वो एक प्रकार की क्या होती है, सॉरी दोस्तों, लू क्या होती है आपकी? हॉट होती है, और ड्राई विंड, यानी कि गर्म और शुष्क हवा होती है। जो लू होती है ये कहाँ पे चलती है? आपकी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, यानी कि उत्तरी पश्चिमी भारत में चलती है। उसके अलावा जो आपका नॉर्वेस्टर होता है, वो कहाँ पे? पूर्वी भारत में जो भारी बारिश होती है उसको नॉर्वेस्टर बोला जाता है। काल वैसाखी आती है कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में होती है, यानी कि धूल भरी आंधी होती है, ये काल वैसाखी जो वेस्ट बंगाल में चलती है। और जो आपकी चेरो ब्लिस्सम या फिर कॉफी रेन होती है, वो कहाँ की फेमस है? कर्नाटक की। यानी कि जो बारिश होती है चेरी ब्लॉसम, जो चेरी या कॉफी की खेती के लिए लाभदायक रहती है, वो कहाँ पे, उसको क्या बोला जाता है चेरी ब्लॉसम। और जो मैंगो सोवर होती है वो कहाँ पे होती है? आपके केरल राज्य में होती है। ठीक है, ये सारी आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत में किस राज्य में महिला कार्यबल की भागीदारी अधिकतम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? हिमाचल प्रदेश। यानी कि हिमाचल प्रदेश की सबसे ज्यादा आपकी क्या है? महिला भागीदारी, वर्क फोर्स, फीमेल वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेशन रेट सबसे ज्यादा है, वो कहाँ की है? आपकी हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। ठीक है, तो ये पूरी, ये ऑप्शन के हिसाब से नहीं, वैसे भी आपकी हिमाचल प्रदेश की जो महिलाओं की कार्यबल भागीदारी दर है ना, वो सबसे ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, बात कर लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है कि वे सामाजिक और आर्थिक विकास को सुनिश्चित करते हैं। यही है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या क्या होते हैं, जो किसी भी राज्य या उसके आर्थिक विकास को निश्चित करने वाली चीजें यहाँ पे किसमें आती है? डीपीएसपी में आती है। ठीक है, और ये स्वभाव से क्या होते हैं? ठीक है, ये न्यायोचित नहीं होते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, तो आपको गलत बताना है। इसके अलावा जो आपका है कि ये क्या होते हैं? वे देश के शासन के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या है कि ये बात भी बिल्कुल सही है कि वो क्या करते हैं? देश के शासन के लिए दिशा निर्देश देते हैं, और ये सरकार पर नैतिक रूप से बाध्यकारी होती है। ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन दो गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे तो देखो, आप, मैं डीपीएसपी के बारे में आपको कंप्लीट बताता हूँ। जो आपके डीपीएसपी आते हैं ना दोस्तों, उस संविधान के भाग 4 में इनका वर्णन किया गया है, और आर्टिकल 36 से लेके 51 तक इनमें डीपीएसपी को दर्शाया गया है। यानी कि डीपीएसपी से रिलेटेड आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं अपन कि ये कहाँ से बोरोड फ्रॉम, यानी कि जो डीपीएसपी को कहाँ से लिया गया है? ये आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, अब जो डीपीएसपी क्या होती है, वाकई में क्या होते हैं? नॉन जस्टिफिएबल होते हैं। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप इन्हें लीगली तौर पे कोर्ट में आप इनको क्या करते हैं? इन्फोर्स नहीं कर सकते। यानी कि अदालत में आप, यानी कि कोई भी अगर आपके डीपीएसपी को कोई आपका उल्लंघन करता है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल जो दिए गए हैं
उनसे रिलेटेड कोई संबंध में कानून कोई उल्लंघन करता है तो उसके लिए आप क्या कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये यानी कि बाध्यकारी नहीं होते कोर्ट के लिए, लेकिन ये सरकार की नैतिक रूप से बाध्यकारी होती है कि आपको लोगों का या राज्यों का विकास के लिए आपको स्कीमें लानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये होते हैं आपके डीपीएसपी। अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं कि जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो 36 से लेकर 51 तक दिए गए हैं, लेकिन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी को डिनोट करता है, समाजवादी को, या फिर उदारवादी को डिनोट करता है। तो जो आपका आर्टिकल 40, 43 का है, 46, 47, 48 है, ये इतने आर्टिकल तो आपके क्या है, को गांधीवादी का समर्थन करते हैं। और जो समाजवाद का समर्थन करते हैं वो आर्टिकल 38, 39, 39 तक है, 41, 42, 43, 43 का है, 47 है। और जो उदारवादी है वो 44, 45, 48, 48 का है, 49, 50, 51, ठीक है। तो ये आपके डिनोट करते हैं उदारवादी सिस्टम को, ठीक है। अब जो आपका आर्टिकल कौन सा 43 और 47 है वो गांधीवादी भी माना जाता है और समाजवादी दोनों माना जाता है, ठीक है। और जो 48 है वो गांधीवादी और उदारवादी दोनों के अंतर्गत आता है, ठीक है। यही बात आगे वापस दे रखी है, ठीक है। यह आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से आर्टिकल गांधीवादी आर्टिकल में आएंगे और कौन कौन से यानी कि समाजवादी, यानी कि जो गांधी जी के नियमों का पालन करने वाले आर्टिकल है वो गांधीवादी में आ जाएंगे। जो समाज से रिलेटेड है यानी समाज सेवा से रिलेटेड आर्टिकल है वो समाजवादी में आ जाएंगे। और जो दोनों से रिलेटेड है वो आपके किन में आ जाएंगे, उदारवादी में आ जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं कि जो आपके आर्टिकल है, मेन मेन आर्टिकल देखो, वैसे आपके 36, 37 में कुछ ज्यादा खास नहीं दे रखा है, ठीक है। राज्य की परिभाषा है और इनको लागू करने के बारे में दिया गया है। अब जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो डीपीएसपी से रिलेटेड आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 38 में क्या दिया गया है, राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था का सुनिश्चित करेगा, ठीक है। यानी कि जो राज्य का काम होगा कि लोगों के कल्याण को बढ़ावा देगा और उनके लिए सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करेगा, वो आपके आर्टिकल 38 में दिया गया है। उसके बाद में 39A में दिया गया है कि समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी, यानी कि राज्य के सभी लोगों को समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका आर्टिकल 39वां, ठीक है दोस्तों। जो आपका आर्टिकल 39 है ना, वो ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है कि इसको कौन से संविधान संशोधन के दौरान जोड़ा गया था। तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। आर्टिकल 39 ये क्या है, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, ठीक है। उसके बाद में आपका आर्टिकल 39 का डी आता है, वो भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन दिया जाना, ठीक है। उसके बाद में सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है ग्राम पंचायतों का गठन किस आर्टिकल के तहत किया गया है, तो वो आर्टिकल है आपका कौन सा, आर्टिकल 40, ठीक है। आर्टिकल 41 में दिए गए हैं काम करने, शिक्षा पाने के और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार दिया गया है, आर्टिकल नंबर 41 में, ठीक है। आर्टिकल नंबर 42 में दिया गया है कि काम की न्याय संगत और मानवीय स्थितियों और मातृत्व के लिए जो मेटर्निटी लीव प्रदान की जाती है वो आपकी कौन से आर्टिकल में आती है, आर्टिकल नंबर 42 में, ठीक है। तो श्रमिकों को जीवन निर्वाह के लिए यानी कि सरकार का जो एम होगा, यानी कि सरकार का कार्य होगा कि लोगों को जीवन निर्वाह करने योग्य उनके लिए रिलेटेड कुछ काम किया जाए, यानी कि उद्योगों की स्थापना की जाए ताकि वो अपनी जीवन यापन यापन कर सके, ठीक है। वो कौन से आर्टिकल 43 में दिए गए हैं, 43A में, यानी कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ये अभी मैंने बताया, वो यह आर्टिकल 43 है। 43 के बी, यानी कि ये भी पूछा जाता है कि कौन से आर्टिकल में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से रिलेटेड है, वो कौन सा है, 43 का बी आर्टिकल है, ठीक है। और दोस्तों जो आपका लास्ट बचता है कि समान सिविल संहिता, यानी कि समान नागरिक संहिता कौन से आर्टिकल में दी गई है, तो वो कौन सा हो जाएगा, आचार संहिता आपके कौन से आर्टिकल नंबर 44 में दी गई है, ठीक है। तो ये मैंने आपको 38 से लेकर 44 बता दिए। जैसे अगले वीडियो में कोई अन्य डीपीएसपी का क्वेश्चन आएगा वहाँ अपन अपन इनका तो रिवीजन कर लेंगे और 44 से लेकर 51 तक जो इतने आर्टिकल बच गए उनका भी अपन रिपीटेशन यानी कि रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अनुच्छेद 41 के आधार पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2042 में मसौदा नीति बनाई जिसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए निदेशालय बनाना है, ठीक है दोस्तों। अभी मैंने आपको बताया आर्टिकल नंबर 41 बताया था, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड यानी कि वो निदेशालय बनाया गया, यानी कि किस राज्य सरकार ने इसका निर्माण कराया, तो इससे रिलेटेड तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु दोस्तों, ठीक है। कौन सा आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु इज द राइट आंसर, ठीक है। अब दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा कि जो मैंने आपकी पहली शिफ्ट है जो सीजीएल, जो 9 तारीख का आपका एग्जाम हुआ था 2024 में, उसकी पहली शिफ्ट का सॉल्यूशन मैंने करवा दिया है, आप जाके मेरा वीडियो देख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि आपको ये कहने का, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है आपसे कि यानी कि कौन से आर्टिकल के तहत यानी कि राज्य के ऊपर किसका अधिकार होगा, संघ का, यानी कि संघ की कार्यकारी शक्ति का अधिकार होगा
और कोई भी यानी कि जो राष्ट्र से रिलेटेड है उससे रिलेटेड यानी कि वो कानून बना सकती है संघ, ठीक है, राज्य के ऊपर, ठीक है। तो कौन से आर्टिकल के तहत हो जाएगा? तो दोस्तों आर्टिकल 122 में आपको दिया गया है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति है, ठीक है। और जो आपका 261 है उसमें क्या दिया गया है दोस्तों, आपका जो आर्टिकल 261 में दिया गया है कि सार्वजनिक कार्य और अभिलेख तथा न्यायिक कार्यवाही से रिलेटेड है आपका आर्टिकल 261, ठीक है। उसके बाद में जो आपका 247 आर्टिकल है उसमें दिया गया है कि अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करने की संसद की शक्ति, यानी कि एडिशनल कोर्ट्स भी बना सकती है जो आपकी कौन होती है, संसद की शक्ति। तो वो दिया गया है 247 में। अब बच गया आपका आर्टिकल 257। उसी में दिया गया है कि राज्य के ऊपर कोई भी यानी कि राज्य की कार्य शक्ति इस प्रकार से प्रयोग करेगा कि वो किसी संघ की जो कोई कार्य है उसमें बाधा या पूर्वाग्रह नहीं बनना चाहिए। तो वो आपके कौन से आर्टिकल में दिया गया है? यानी कि कहने का मेरा मतलब यही है कि राज्यों के ऊपर संघ का कंट्रोल, कुछ मामलों के अंदर राज्य के ऊपर संघ का कंट्रोल होता है, ठीक है। कहने का मतलब देखिए, जो सशस्त्र बलों की तैनाती द्वारा राज्यों को सहायता। अब देखो जो राज्य सरकार होती है उसके अंदर भी जो इंडिया लेवल की फोर्सेज की स्टेब्लिशमेंट की जाती है, वहाँ पे गवर्नमेंट अपने हिसाब से कानून बनाती है, ठीक है। तो इस हिसाब से आर्टिकल नंबर 257 में दिया गया है, आंसर हो जाएगा 257, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे प्रकृति की कार्यात्मक इकाई के रूप में दर्शाया जाता है? तो क्या हो जाएगी? फंक्शनल यूनिट ऑफ द नेचर एवरीवन नोज, टेल मी। अब वो हो जाएगा राइट आंसर। इको सिस्टम होता है आपकी जो आपकी फंक्शनल यूनिट होती है नेचर में। तो क्या होता है आपका, क्या होता है? इको सिस्टम। अब जो आपके इको सिस्टम से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, वो बात कर लेते हैं कि एग्जाम में कहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन उठाएगा। अगर दोस्तों आपको ऐसा लग रहा है कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो ऐसी कोई बात नहीं है, वीडियो दोस्तों लंबा नहीं रहा है। इसमें क्या है कि कुछ बच्चे मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि जो टीचर है ना, मोस्ट ऑफ द टीचर क्या करते हैं, आधे घंटे का या शॉर्ट वीडियो बना देते हैं, छोटा वीडियो, जिसमें वो क्या कराते हैं, क्वेश्चन कराते हैं। मोस्ट ऑफ द बच्चे, क्योंकि वो उनको पता है कि ज़्यादातर यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं कम, जितना टाइम कम का बनाओगे वो ज़्यादा देखेंगे। अरे उससे क्या मतलब है, जब आपका टाइम पास ही करना है तो वो आधे घंटे में आपका टाइम पास हो जाएगा। अगर आपको दोस्तों सिलेक्शन ही लेना है तो ये लॉन्ग वीडियो देखो और कंप्लीट इसका रिवीजन करो, ठीक है, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। आपको अलग से थ्योरी भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिलेक्शन की गारंटी मेरी है, ठीक है दोस्तों। जीके में आपका कोई सा भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, करंट अफेयर का आपको ध्यान में रखना है। करंट अफेयर में पीवाईक्यूज के माध्यम से नहीं होगा, ठीक है। करंट अफेयर आप आपके हिसाब से पढ़ते रहना, इसके अलावा जो क्वेश्चन भी आएगा ना वो गारंटी मेरी है, ठीक है। तो दोस्तों आगे चलते हैं, जो इकोसिस्टम से रिलेटेड अपना क्वेश्चन था उससे रिलेटेड एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। अब देखो बात कर लेते हैं कि ये तो मैंने बता ही दिया। अब आगे बात कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो कि वर्ड इकोलॉजी, यानी कि इकोलॉजी वर्ड किसने दिया था? तो दोस्तों ये दिया था अर्नेस्ट हेक्कल ने दिया था। और कब दिया था? 1866 ईस्वी में दिया था, ठीक है। ये क्या है, जो आपका इकोलॉजी वर्ड है वो किस प्रकार का वर्ड है? ग्रीक भाषा का शब्द है, ओइकोस से मिलकर बना है, ठीक है। ओइकोस का मतलब होता है घर, और लोगस यानी होता है स्टडी, यानी कि घर का अध्ययन ही आपका क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि द फादर ऑफ द इकोलॉजी का किन्हें कहा जाता है? तो फादर ऑफ द इकोलॉजी किन्हें कहा जाता है? अलेक्जेंडर वॉन हर्बर्ट को कहा जाता है, ठीक है। और जो इकोसिस्टम वर्ड है वो किसने दिया था? आर्थर जॉर्ज टेंसले ने दिया था, ठीक है। अब देखो तीन क्वेश्चन है जो आपके मोस्ट रिपीटेड होते हैं, यानी कि इकोलॉजी से वर्ड टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला इकोलॉजी वर्ड किसने दिया? अर्नेस्ट हेक्कल ने दिया 1866 में। फादर ऑफ इकोलॉजी अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहते हैं। इकोसिस्टम वर्ड किसने दिया? आपका टेंसले ने दिया था 1935 में, ठीक है। ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब जो आपका इकोलॉजी और इकोसिस्टम में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। इकोलॉजी तो होता है दोस्तों कि जो आपका जीवों और उनके पर्यावरण के बीच अंतर क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन होता है, यानी कि कोई जीव, अपन आसपास के जीव है, जीव और जो अपना एनवायरनमेंट है उनके बीच में जो जो प्रोसेस होती है, इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड दियर एनवायरनमेंट के बीच में जो अंतर क्रिया यानी कि जो अपन यानी कि एनवायरनमेंट के अनुसार अपन अपने आप को डालते हैं, वो तो आता है इकोलॉजी के अंदर, ठीक है। और जो आपका इकोसिस्टम होता है ना, उसमें क्या होता है कि क्या है, भौगोलिक एरिया है जहाँ ये अंतःक्रियाएं घटित होती है, यानी कि ये उस फील्ड या एरिया को बोला जाता है, जियोग्राफिकल एरिया को बोला जाता है जहाँ पे ये सारी घटनाएं होती है, ठीक है। तो वो होता है आपका इकोसिस्टम, ठीक है। तो आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित क्रांति को सही ढंग से परिभाषित करता है? ठीक है, तो हरित क्रांति आपको पता है कि पहला ऑप्शन देखते हैं कि यह कृषि में खाद्यान्न विशेष रूप से गेहूं और चावल का उत्पादन करने के लिए रणनीति है। बिल्कुल बात सही है, ग्रीन रेवोल्यूशन आपकी गेहूं और चावल से रिलेटेड थी। ठीक है, यह जंगल का हिस्सा बढ़ाने की एक नई रणनीति है। यह सभी उद्देश्यों के लिए हरे रंग का उपयोग करने की है। ठीक है, यह केवल हर्बल उत्पादों का उपयोग करने की है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, हरे रंग का उपयोग करने की ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, और ये जंगल का हिस्सा बढ़ाने की रणनीति नहीं है। ठीक है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है आपका। दोस्तों आगे बात कर लेते हैं कि हरित क्रांति से रिलेटेड एग्जाम में आपके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि द फादर ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, यानी कि भारत के अंदर हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन को। अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जो भारत रत्न 2024 का आपका जो एम एस स्वामीनाथन को दिया गया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फादर ऑफ द ग्लोबली, यानी कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन के वैश्विक स्तर पे जो फादर है वो कौन है? नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। और इनको इसके लिए यानी कि 1970 में नोबेल प्राइज भी मिला था किनको? नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है, अब ये क्या है जो आपकी ग्रीन रेवोल्यूशन है वो लाने का क्या कारण था? जो भारत के अंदर यानी कि गेहूं और चावल की क्या है किसमें हल्की थी, कहने का मतलब वहां से जमीन का ज्यादा यूज किया जा रहा था, पानी का ज्यादा यूज कर रहे थे, लेकिन जो आपकी पैदावार थी यानी प्रोडक्शन था ना, वो कम हो रहा था। तो वो यानी कि जो प्रोडक्शन या पैदावार को बढ़ाने के उद्देश्य के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन का निर्माण किया गया था। तो इसमें किस प्रकार के बीजों का यूज किया जाएगा? हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, HYVS। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जाती है, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। ठीक है दोस्तों, ये किससे रिलेटेड थी? आपकी गेहूं और चावल से रिलेटेड थी। ठीक है, अब दोस्तों आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ब्याज दर और पैसे की मांग के बीच में कैसा रिलेशन होता है? तो जितना पैसों की मांग करोगी ब्याज दर भी उतनी बड़ी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है। जो आपकी ब्याज दर होती है और मुद्रा मुद्रा की मांग होती है, ठीक है, तो इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है कि कौन सी स्थिति इसे इरेक्टस के नाम से भी जाना जाता है? आपकी त्वचा और आपकी आँख के सफेद भाग को पीला कर देती है। तो कौन सी प्रोसेस में आपका क्या होता है जिसे इरेक्टस नाम से भी जाना जाता है? जिसमें क्या होगा, आपकी स्किन और जो आँखों के सफेद भाग को पीला कर देती है, जो आपके आँखों के अंदर व्हाइट पार्ट होता है उसको पीला कर देती है। ठीक है, तो इन चारों डिजीज के बारे में दोस्तों विस्तार से पढ़ते हैं। आइए, सबसे पहले यानी कि जो इरेक्टिस होती है, जिसे पीलिया के नाम से भी जाना जाता है, जो क्या होती है? जॉन्डिस होती है। आपको बताया पीलिया के अंदर जो आपकी त्वचा और जो आपका आंखों का एरिया है वो क्या होता है? पीला पड़ जाता है, जॉन्डिस बोला जाता है। इसका अन्य नाम इरेक्टस भी होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बाकी बची डिजीज के बारे में। देखो, जो आपकी स्पीसीएस होती है इसमें क्या होता है? शुष्क और पपड़ीदार त्वचा हो जाती है, यानी कि आपकी स्किन क्या होती है? ड्राई हो जाती है। जो एक्जिमा है वो भी आपका स्किन से रिलेटेड डिजीज है। इसमें खुजली होती है, अक्सर दाने यानी कि दाने का कारण बन जाती है, यानी कि शरीर पे धब्बे धब्बे हो जाते हैं, दाने से होती है, खुजली चलती है, वो होती है आपकी एक्जिमा। अब जो पेम्पिगस होती है वो क्या होती है? ये क्या है? सेल्फ इम्यूनो सिस्टम की डिजीज है, जिसमें क्या होती है? जो आपकी त्वचा है ना और जो श्लेष्मा झिल्ली है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, पर छाले हो जाते हैं। ठीक है, जो होती है क्या होती है? आपकी पेम्पिगस होती है। ठीक है दोस्तों, तो इतना इन डिजीज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। स्पीसीएस में क्या होती है? आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी। ठीक है, एक्जिमा में आपकी खुजली चलेगी, फिर जो दाने दाने से शरीर में स्किन पे बन जाएंगे। और जो पेम्पिगस से होती है उसमें भी क्या हो जाएंगे? आपके जो म्यूकस। दोस्तों बात करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बात करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है कि तृतीय ब्यूटाइल अल्कोहल का आईपीएसी नाम क्या है? दोस्तों अपन बात करते हैं कि आईपीएसी क्या होती है, आईपीएसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आईपीएसी की फुल फॉर्म होती है। और ये आईपीएसी पद्धति कब लागू हुई थी? 1919 में लागू की गई थी। अब दोस्तों बात करते हैं कि आईपीएसी का नामकरण किस हिसाब से अपन करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये होता है आपका कौन सा? तृतीय ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, अब नामकरण कैसे करेंगे? देखो, ये डब्बा है ना, इसको आप ले लो मेथ एथ प्रो। ठीक है, तो आईपीएसी नामकरण कैसे करेंगे? इसको मेथ बोल दिया, मेथ एथ प्रो। ठीक है, तीन हो गए। तो आपका देख रहे हो कि दूसरे कार्बन के ऊपर क्या है? मेथेन है, तो टू मेथिल
तो दूसरे कार्बन के ऊपर आपका क्या है, मेथिल है, तो इसको बोलते हैं मेथिल, यानी कि 2 मेथिल मेथ एथ प्रोप। तो 3 कार्बन की श्रृंखला को प्रोप बोलेंगे, तो 2 मेथिल प्रोपेन। और दूसरे कार्बन के ऊपर ही क्या है आपका, कौन सा है, जो आपका एल्कोहल है, ठीक है, तो 2 पे OL लग जाएगा, ठीक है। तो 2 मेथिल प्रोपेन 2 OL आपका क्या हो जाएगा, इसका IPUC नाम हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसी प्रकार अपन बात करते हैं कि इसका नामकरण कैसे करेंगे। जो लंबी श्रृंखला है उसको आप देखो, ये लंबी वाली श्रृंखला है, तो कार्बन की जो आपकी गणित होती है वो क्या होती है, मेथ एथ प्रो ब्यूट एक्स, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, पेंट पे चला जाएगा, ठीक है। तो अब देखो कि तीसरे कार्बन पे आपका मेथेन दिया गया है, तो 3 मेथिल, ठीक है। और 2 नंबर के कार्बन पे आपका क्या है, एल्कोहल मौलिक समूह है, क्रियात्मक समूह है, तो 2 पे आपका एल्को OR लग जाएगा। 5 कार्बन की श्रृंखला है तो पेंट लग जाएगा, तो 3 मेथिल 2 पेंटेनॉल, इसका IPUC नामकरण हो जाएगा। अब कुछ आपके जो IPUC सफिक्स होते हैं, जैसे कि 3 कार्बन वाली श्रृंखला एल्काइन होती है, उसके लिए IPUC में EN वर्ड यूज करते हैं। एल्कीन के लिए आप सॉरी एल्कीन के लिए आपका EN, एल्काइन के लिए YEN यूज किया जाता है। एल्कोहल के लिए OL, जो एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है उसके लिए AL, कीटोन के लिए ON, और जो नाइट्रेल के लिए नाइट्रल, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए आयोइक एसिड का यूज किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। इतना आपको पता होना चाहिए इनके बारे में, IPUC नामकरण कैसे करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे ये क्या है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में बात करते हैं। जब पानी में बिजली प्रवाहित होती है तो किस प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मैं आपको जो पिछले वीडियो में मैंने आपको संयोजन और रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में बता दिया था। अब अपन दो अभिक्रिया अपनी और बच रही है, उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। मेरा काम है आपको नॉलेज देना, बहुत ज़्यादा नॉलेज, यानी कि हर चीज़ को इस तरीके से बताना कि आपको कहीं पे ऐसा फील ना हो कि आप कुछ कोई फालतू में वीडियो देख रहे हो या फिर टाइम पास के लिए आए हो, क्योंकि हर चीज़ आपको यहीं पे मिल जाएगी, ठीक है। तो जो आपका बिजली यानी कि पानी में बिजली प्रवाहित करते हैं, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस नामक, जो आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। ये तो हो गया इसका आंसर। अब दोस्तों अपन बात कर लेते हैं कि इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में जो बाकी की 2 रिएक्शन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो अपघटन अभिक्रिया होती क्या है वाकई में, तो इसमें क्या मैंने बताया था कि इसमें क्या होगा दोस्तों, कोई भी यानी कि एक प्रोडक्ट होगा, ए बी प्रोडक्ट है, वो रिएक्शन करके, यानी कि उत्प्रेरक किसी की सहायता से अभिक्रिया करके वो क्या, दो अलग अलग प्रोडक्ट का निर्माण करेगा, यही होती है आपकी अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक अभिकारक होगा और 2 सरल उत्पादों में ये टूट जाएगा, ठीक है। यह होती है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब ये दोस्तों 3 प्रकार की होती है, आपको वही मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले आती है कि एक प्रकार अपन तापीय अपघटन होता है, यानी कि किसी चीज़ का अपन यानी कि तोड़ते हैं तो उसको किस माध्यम से तोड़ेंगे, यानी कि थर्मल, यानी कि इसमें क्या है, अपन ऊष्मा देंगे, कोई भी प्रोडक्ट होगा तो ऊष्मा के माध्यम से उसका क्या करेंगे, अपघटन करेंगे, तो इसको बोला जाता है थर्मल अपघटन, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन कौन से हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन करते हैं अपन, तो वो आपके तापीय अपघटन क्या होता है, कौन सी प्रोसेस होती है, तापीय अपघटन की प्रोसेस होती है। इसके अलावा आप बैंकिंग सोडा का अपघटन करते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड जो आपकी क्या दी गई है, रिएक्शन दी गई है। इसके अलावा आप पीला ठोस लेड ऑक्साइड और लाल भूरा क्या, यानी यानी अपन लेड ऑक्साइड होता है उसका अपघटन करते हैं। तो अपन को जो आपकी नाइट्रोस गैस, यानी कि एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आपका लेड ऑक्साइड होता है ना, जिसका विद्युत अपघटन करते हैं, तो कौन सी गैस, जो गैस निकलती है जो लाल भूरे रंग की होती है, तो उसका नाम क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तापीय अपघटन अभिक्रिया से रिलेटेड। अब सेकंड आती है प्रकाश अपघटनीय अभिक्रिया, जो भी आपका विद्युत अपघटन का ही पार्ट है। इसमें क्या होता है कि ये अभिक्रिया होती है प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि लाइट की उपस्थिति में होती है। जैसे कि एग्जांपल हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन कराते हैं तो वो एक आपकी लाइट की उपस्थिति में होती है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है। सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड का अपघटन होता है, वो भी आपकी कैसी होती है, प्रकाश अपघटनीय अभिक्रिया होती है। डायरेक्ट आपके एग्जाम्पल आपको याद रखने ही पड़ेंगे, एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं, तीसरी आती है जो विद्युत अपघटन क्रिया होती है, उसका तीसरा टाइप है विद्युत अपघटनी, यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है यानी कि पानी का अपन जो इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, यानी कि पानी को 2 भागों में तोड़ते हैं, H2 और O2 में तोड़ते हैं, तो वो क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ते हैं, तो वो आपकी क्या होती है, अपघटन अभिक्रिया होती है, विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो दोस्तों इतना डीप से आपको पढ़ना होगा, तभी आपके नंबर पूरे में से पूरे आएंगे, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
वेतन और सेवा संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में कब पेश किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नवंबर 2021 में इसको पेश किया गया था, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप मेरा जो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैंने चैप्टर कराया था पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं, ये वीडियो आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। इसके जो PYQs कंप्लीट थ्योरी मैंने करवा दी है। तो दोस्तों अगर आप थ्योरी भी डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो ये वीडियो जाके यूट्यूब पे देख सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको, कौन सा WPL 2023 क्रिकेट का उद्घाटन मैच किस स्थान पे खेला गया था? तो इसका आंसर आप बताना कौन सा होगा। मुंबई में खेला गया था। ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो आप इनको अपन क्या करेंगे, जल्दी जल्दी से सल्टा लेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो आपका WPL है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ये क्रिकेट से रिलेटेड श्रृंखला है, वुमेन्स प्रीमियर लीग। तो इसका फर्स्ट एडिशन 2023 में हुआ था, विनर था मुंबई इंडियन। इसका सेकंड एडिशन हुआ था जिसका विनर था रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। और जो हाल ही 2025 में हुआ है इसका विनर कौन रहा है, आपका मुंबई इंडियंस दोबारा जीत चुकी है वुमेन्स प्रीमियर लीग। अब देखो वुमेन्स प्रीमियर लीग तो होता है, लेकिन जो IPL जो पुरुष क्रिकेट खिलाड़ी है उनसे रिलेटेड जो ट्रॉफी होती है वो कौन सी चलती है आपकी इंडियन प्रीमियर लीग, वो कौन सा होता है आपका IPL होता है। ठीक है दोस्तों, तो IPL है वो भी आपका T20 फॉर्मेट का क्रिकेट संस्करण है। इसका पहला संस्करण 2008 में खेला गया था। 2024 का विनर कौन रहा था, कोलकाता नाइट राइडर्स था। और अभी जो 2025 में हुआ, अभी हाल ही में हुआ है, उसका विनर कौन है, पहली बार यानी कि 18 साल में पहली बार जीती है कौन, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। और जो RCB का कप्तान था वो कौन था आपका, रजत पाटीदार थे। ठीक है, अब दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 में किस संगीतकार जोड़ी को 2020 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद और मिलिंद को 2020 के लिए राष्ट्रीय लता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब देखो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय लता पुरस्कार यानी कि ये 3 प्रकार के पुरस्कार है राष्ट्रीय लता नाम के पुरस्कार। और इसमें सारे ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और इसी से एग्जाम में बार बार अभी लेटेस्ट ट्रेंड पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसका मैंने तोड़ निकाल लिया, मैं आपको तीनों के बारे में अभी बता दूंगा, ताकि आपके आगे यानी कि राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कारों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों 3 टाइप से आपको ये दिया जाता है। पहला होता है आपका लता मंगेशकर अवार्ड, जो देती है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। तो आपको ध्यान रखना है, लता मंगेशकर अवार्ड कौन देगा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लता मंगेशकर अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट यानी कि लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए लता मंगेशकर अवार्ड कौन देती है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट देती है। और इसने यह अवार्ड की शुरुआत 1992 में की थी। अब जब जैसे ही इनकी मृत्यु हो जाती है, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट यानी कि जो आपकी जो महाराष्ट्र की तो आपकी लता मंगेशकर थी, जो कौन सा ट्रस्ट है, मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान संस्था है, उसने जो यानी कि लता मंगेशकर की मृत्यु हुई थी उसके बाद से यानी कि ये अवार्ड देने स्टार्ट कर दिए गए हैं, लता मंगेशकर अवार्ड 2022। ठीक है, तो सबसे पहला अवार्ड ये मिला था आपके नरेंद्र मोदी को। 2023 का जो ये अवार्ड था वो किसको मिला था, आशा भोसले को। और 2024 का आपको किसको दिया गया है, अमिताभ बच्चन जी को दिया गया। तो ठीक है, आपको दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, आज के बाद में कोई कंफ्यूजन का नहीं होना चाहिए, कौन सा अवार्ड किससे रिलेटेड है, कौन से राज्य से है, कौन सा भारत सरकार देती है। ठीक है दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन आ गया है कि प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस राज्य में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में इसकी आधारशिला रखी है। ये आपका करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है। आगे अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लक्ष्य ट्रिकी जी के नाम से मेरा यूट्यूब पे चैनल है, इसको सर्च कीजिएगा। तो ठीक ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।